प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारतीय कृषि। और भारतीय कृषि के अंतर्गत हमने गेहूं के बारे में पढ़ लिया था। अब हम एक फसल और ले रहे हैं, चावल, राइस। चावल की हम बात करेंगे जिस प्रकार से हमने गेहूं के वितरण की बात की, गेहूं के जो भौगोलिक दिशाएं हैं उनकी बात की, उसी आधार पर हम ये चावल की बात करेंगे। तो देखिए, चावल भी क्या है। चावल एक खाद्यान्न फसल है और चावल की प्राचीन दृष्टि से, हम ऐतिहासिक दृष्टि से बात करेंगे तो प्राचीन जो जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, मुख्यतः हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की। भारत के अंतर्गत जो प्राचीन सभ्यता हड़प्पा है, वहां से लेकर वर्तमान तक चावल की फसल के प्रमाण स्पष्ट हुए हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये एक नवीनतम फसल है, ये काफ़ी पुरानी फसल है। और ये जो मुख्य खाद्यान्न फसल है, इसको क्या बोला जाता है? मुख्य खाद्यान्न फसल। इस मुख्य खाद्यान्न फसल के तथ्य को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ये हमारी एक मुख्य खाद्यान्न फसल है? देखिए, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए हमें एक चीज़ देखनी होगी कि भारत की जो 3/4 जनसंख्या है, ये 75%, इन 75% लोगों का जो भोजन है वो भोजन क्या है? चावल है। जब 75% 3/4 जनसंख्या का भोजन चावल है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की मुख्य जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? चावल है। ठीक है। अब हम चावल की बात करेंगे तो चावल किस प्रकार की फसलों के अंतर्गत सम्मिलित हैं? हमने बात की थी किस प्रकार की फसल में है? खरीफ की फसल में आता है चावल। ठीक है। अब हम इसके उत्पादन की बात करेंगे कुल कृषि भूमि क्षेत्र की। जैसे हमने गेहूं में बात की थी, तो कुल कृषि भूमि क्षेत्र पर चावल उत्पादन का कुल कृषि भूमि क्षेत्र कितने प्रतिशत पाया जाता है? 25% पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 25% क्षेत्र पाया जाता है। और ये 25% क्षेत्र कैसे हैं? जैसे हमने गेहूं में बात की, कितनी? 11% क्षेत्र में। भारत की कुल जो भूमि है, उस कुल भूमि में जो कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि का 25% किसके अंतर्गत उपयोग में लिया जाता है? चावल की खेती के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं खाद्यान्न फसल की। इस कुल कृषि भूमि के अंतर्गत जितनी भी खाद्यान्न की फसलें उत्पादित की जाती हैं, उसके अंतर्गत चावल का जो योगदान है वो लगभग कितना है? 33% है। ये हमने उत्पादन की दृष्टि से इसका कंक्लूजन देख लिया। फिर हम बात करते हैं कि चावल के उत्पादन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? मानसून का प्रभाव पड़ता है। और इस मानसून के प्रभाव के कारण चावल का उत्पादन कई बार घट जाता है और कई बार क्या है? बढ़ जाता है। और घटता बढ़ता कैसे है? देखिए, मानसून जब अच्छा होगा, वर्षा क्या होगी? अधिक होगी, तो उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा। अगर वर्षा कम हुई है, सूखे जैसी समस्या उत्पन्न हुई है, तो चावल के उत्पादन में भी क्या आ जाएगी? गिरावट उत्पन्न हो जाती है। तो ये मानसून का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। विश्व की दृष्टि से देखें तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका आता है? चीन का आता है। द्वितीयक दृष्टि से देखा जाए
तो चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? द्वितीय। दूसरा स्थान आता है भारत का विश्व की दृष्टि से। खाद्यान्न फसलों की दृष्टि से चावल का कौन सा स्थान आता है? प्रथम। गेहूं का द्वितीय। ये हमने पीछे देखा था। गेहूं का स्थान खाद्यान्न फसलों की दृष्टि से द्वितीय आता है। तो ये कुछ हमने सामान्य अवधारणाएं देख ली है, चावल से संबंधित कुछ सामान्य परिचय की बात की है। अब हम देखेंगे चावल के उत्पादन के लिए या चावल की जो फसल है इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक होती हैं उसकी हम बात करें। तो चलिए हम बात करते हैं चावल के उत्पादन से संबंधित भौगोलिक दिशाओं। भौगोलिक दशाएं। देखिए, भौगोलिक दिशाओं में मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि सबसे पहले हमें तापमान लेना है, वर्षा लेनी है और मिट्टी लेनी है। ये तीन कारक तो हमें देखने हैं। आवश्यक जो तत्व हैं, जो कारक हैं वो यही हैं। देखिए, चावल की बात करेंगे तो चावल एक ऐसी फसल है जो, देखिए खरीफ की फसल की बात की हमने, तो खरीफ की फसल का जो समय था वो समय कैसा था कि जुलाई या जून जुलाई से लेकर हम अक्टूबर तक की बात करते हैं, तो वहाँ तक हमें क्या स्पष्ट हो रहा है? खरीफ की फसल स्पष्ट हो रही थी। तो ये जो समय है, देखिए इस समय में तापमान कैसा, तापमान बढ़ता है। शीत ऋतु में तापमान घटता है। तो तापमान थोड़ा सा हमें क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। किस फसल के लिए? चावल के लिए। तो जो चावल है वो एक ऐसी फसल है जो किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। अब भारत की दृष्टि से देखेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब इससे ऊपर का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण में आ जाएगा। ठीक है जी, जो गेहूं के लिए है। और इससे नीचे का क्षेत्र क्या आ जाएगा? उष्णकटिबंध में आ जाएगा। जीरो से, ये जीरो विषुवत रेखा है, ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध में, और इसकी जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? चावल। तो लगभग हम देख रहे हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर चावल की खेती अच्छी तरीके से की जाती है। और चावल की खेती के लिए तापमान कैसा? उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखिए, बोते समय जब बोया जाता है कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। जब चावल की फसल बोई जाती है उस समय 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। और जब वो पकती हैं, वो फसल, चावल की फसल जब पकती हैं, या हम बात करते हैं उसके निकालने के समय की बात करते हैं, तो उस समय लगभग तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ये आवश्यक है। अगर 20 डिग्री से कम टेम्परेचर जहाँ मिलता है वहाँ पर चावल की फसल के लिए जो भौगोलिक दशा है, जो तापमान है, वो बिल्कुल कतई अनुकूल नहीं होता है और वहाँ उत्पादन भी सही तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम देखेंगे एक दूसरा कारक। दूसरा जो कारक है वो है वर्षा।
देखिए चावल की जो फसल है वो किस प्रकार की जलवायु में पनपती है, उत्पादित की जाती है, याद रखना आर्द्र जलवायु। अब आर्द्र जलवायु से तात्पर्य ये है कि नमी की जो मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, वर्षा की जो मात्रा है वो मात्रा अधिक होनी चाहिए। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ चावल की खेती अच्छी तरीके से की जाती है। अब हम स्टार्टिंग फेज़ की बात करेंगे। जब इसको बोया जाता है उस समय 15 से 20 दिन तक जो क्यारियाँ होती हैं खेतों में, उन क्यारियों में पानी बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। मतलब पानी स्पष्ट होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि 15 से 20 दिन तक जब इसको बोया जाता है। ठीक है। और ये जो फसल है ये मुख्यतः कहाँ पर, एक तो देखिए जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पर ज़्यादा नमी की मात्रा होती है, वहाँ पर जल की उपलब्धता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ नज़र आएगा। एक हम बात करते हैं कि जो नदियों का डेल्टाई जो क्षेत्र होता है ना वो सर्वाधिक उपयोगी चावल की खेती के लिए माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि नदियों द्वारा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है ना वहाँ पर ज़्यादातर चावल की खेती की जाती है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट क्या हो रहा है, इन तीनों क्षेत्रों में जल की उपलब्धता नज़र आ रही है, जल की अधिकता नज़र आ रही है, और जहाँ जल ज़्यादा होगा वहाँ पर चावल की खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है। अब देखिए चावल की खेती के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है, कितनी वर्षा की मात्रा की आवश्यकता होती है, ये चीज़ देखेंगे। देखिए चावल की खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ चावल की खेती आसानी से की जा सकती है। अगर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है तो वहाँ पर चावल की खेती की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। किसके माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से की जा सकती है। मतलब नहरों के द्वारा उसमें जल की पूर्ति करनी पड़ेगी, और करने के बाद में ही क्या है चावल का उत्पादन अच्छी तरीके से हो सकेगा। ठीक है। अब देखिए गेहूं की जब बात की थी हमने 50 से 75 सेंटीमीटर तक, लगभग 100 ही चला जाता है मान लीजिए, ये तो गेहूं तक। और 100 से आगे फिर क्या, किसकी बात कर रहे हैं, चावल की। तो गेहूं और चावल दोनों के बीच एक विभाजक रेखा है, वो विभाजक रेखा 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की रेखा है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा किसको विभाजित करती हैं, गेहूं उत्पादक और चावल उत्पादक क्षेत्र को विभाजित करती है। ये एक ऐसी समवर्षा रेखा है जो दो फसलों को विभाजित करती है। ठीक है, ये हमने वर्षा के रूप में देख लिया। अब देखिए तीसरा जो कारक है वो कारक है कौन सा है। तीसरे कारक की बात करते हैं तो मिट्टी। अब इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है, पहले तो हम क्षेत्र देखेंगे। समतल जो मैदानी क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो क्षेत्र होते हैं वो भी उपयोगी होते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयोगी कौन सा होता है, समतल मैदानी क्षेत्र होता है। और यहाँ पर किस प्रकार की उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी होती हैं वो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। किसकी खेती के लिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे क्या है उपजाऊपन ज़्यादा होगा
चावल के उत्पादन में अधिकता स्पष्ट होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये किस प्रकार की होती हैं, चिकनी मिट्टी जैसी होती है, या हम कह सकते हैं कछारी मिट्टी जैसी होती है। चिकनी मिट्टी या कछारी मिट्टी की बात करेंगे तो इसी प्रकार की मिट्टी में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और अधिकतम जो चावल का उत्पादन है वो कहाँ होता है, अभी हमने डिस्कस किया, डेल्टाई क्षेत्रों में और जो तटीय क्षेत्र समुद्रों के समीप उन क्षेत्रों में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये तीन तो महत्वपूर्ण हो गए, ये तीनों की तो बात हम करनी ही करनी है, तापमान, वर्षा और मिट्टी। इसके अलावा एक चौथा कारक और है खाद। खाद की बात करते हैं, उर्वरक की बात करते हैं हम, किस प्रकार का उर्वरक डाला जाता है चावल की फसल में। ये देखिए, देखिए चावल की फसल का जो उत्पादन किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है तो एक बार फसल प्राप्त करने के बाद में मिट्टी होती है, इस मिट्टी में जो उर्वरकता होती है वो उर्वरकता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, मतलब कुछ ही समय में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो चावल की फसल है वो उर्वरकता का, मिट्टी की जो उर्वरकता है उसका शोषण क्या करती है, अधिक करती है। तो उपजाऊपन धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए क्या उपयोग में ली जाती है, खाद उपयोग में ली जाती है। या तो प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राकृतिक खाद की बात करेंगे जिसमें गोबर खाद आती है, इसका भी उपयोग में ले सकते हैं। और जो यूरिया वगैरह है, रासायनिक खाद हैं, ये भी क्या है, उपयोग में ले सकते हैं। और मिट्टी की उपजाऊपन के साथ साथ में क्या है, ये क्या कार्य करती है, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, इस उत्पादन को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, इसकी क्या कर देती है, ग्रोथ कर देती है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कारक हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं श्रमिक, श्रम की बात करते हैं, श्रमिकों की बात करते हैं। तो ये भी एक भौगोलिक दिशा में आता है। जब चावल की पौध लगाई जाती हैं, पौधों को लगाया जाता है, उस समय श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जो क्यारियों में पौध लगाई जाती है उस समय ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसको हाथ से लगाना पड़ता है। तो जो सस्ते श्रमिक होते हैं वो अगर सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाएंगे तो इस पर जो लागत है वो लागत तो कम हो जाएगी, और जो उत्पादन है वो उत्पादन क्या मिलेगा, आपको अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। और वर्तमान में जो अधिक जनसंख्या व कम कृषि भूमि के कारण जो क्षेत्र स्पष्ट हो रहे हैं, देखिए जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और कृषि भूमि सीमित हो रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं वर्तमान में, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो पठारी क्षेत्र हैं इनको उपयोग में ले रहे हैं चावल की कृषि के लिए। और इनका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, इन क्षेत्रों का उपयोग सीढ़ी नुमा कृषि कर और इन पर क्या है, चावल की फसलों का उत्पादन करते हैं। यहाँ से कोई जल आएगा तो यहाँ पर मेड़ बना देते हैं, वो जल यहाँ संरक्षित हो जाएगा, फिर यहाँ बना देते हैं, यहाँ संरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार से मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा अब धीरे धीरे कहाँ परिवर्तित हो रहे हैं, पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में व्यक्ति चावल का उत्पादन कर रहे हैं। अब इसके बाद में ये जो कुछ भौगोलिक दिशाएं थी, इसके बाद में चावल की कुछ एक विशेषता है, उस विशेषता की बात करेंगे। जैसे चावल की विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, कुछ मैदानी फसलें होती हैं, जैसे मैदानी चावल भी आता है, पर्वतीय और पठारी चावल भी आता है। पर्वतीय पठारी चावल में अमन, ओस, बोरो ये कुछ अलग सी फसलें हैं, उसकी बात करेंगे। फिर चावल बोने की दो विधियां भी हैं, भारतीय विधि और जापानी विधि, उसकी भी हम
बात करेंगे। तो उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।